नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2 पाठ केदारनाथ सिंह, इनकी दो कविताएं बनारस और दिशा, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम केदारनाथ सिंह जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई सन 1934 ईस्वी को बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि ली और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में भारतीय भाषा केंद्र के हिंदी के प्रोफेसर भी रहे और इन्होंने जो कविताएं रची हैं उन कविताओं में मानवीय संवेदनाओं को उकेरा है। अपनी बहुत सारी रचनाओं में अपनी लेखनी इस तरह से चलाई है कि वो उग्र होती हुई नजर नहीं आती, लेकिन उसमें उग्रता का स्वर होता है। भाषा बड़ी शांत और शालीन होती है, सरल होती है, लेकिन उसमें ओज भरा होता है। ऐसी कविताएं जमीन पक रही है इनके काव्य संकलन में है। जमीन, रोटी और बैल, ये इसी तरह की कविताएं हैं। इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से सन 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि इनके कविता संग्रह अकाल मिसारस इसको दिया गया, और 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान भी इनको दिया गया, और भी कई सारे सम्मान मिल चुके हैं। अब हम इस पाठ में चर्चा करेंगे बनारस और दिशा, ये दो कविताएं हैं। तो बनारस कविता की थोड़ी सी भूमिका समझ लेते हैं कि बनारस सबने नाम सुना हुआ है। बनारस का दूसरा नाम वाराणसी भी है और काशी भी है। प्राचीन समय में काशी नाम प्रसिद्ध था। काशी प्रसिद्ध शिक्षा स्थली था और धीरे धीरे वो एक धार्मिक स्थल बन गया। गंगा नदी वहां से होकर के बहती है, तो वहां पर लोग गंगा नदी के दर्शन करने भी जाते हैं, स्नान करने भी जाते हैं, लेकिन मृत व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन भी वहां पर होता है। तो वहां एक तरफ मातम होता है, दूसरी तरफ प्रसन्नता भी होती है, यानी कि प्रसन्नता और गम दोनों का सम्मिलन वहां होता है। पूरा बनारस अपनी इसी संस्कृति को आगे बढ़ाता आ रहा है। वहां प्राचीन काल से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला है। वे ही परंपराएं, वे ही रीति रिवाज, वे ही क्रियाकलाप अब तक चलते आ रहे हैं। दूसरी तरफ आधुनिक समाज में जो सुख सुविधाएं और जो अन्य काम हैं, उनसे वे लोग बिल्कुल बेखबर हैं, बिल्कुल अछूते हैं। वो अपनी मौज मस्ती में वही मस्त हैं। जो पारंपरिक क्रियाकलाप उनको मिले हुए हैं, वे उन्हीं में मस्त हैं। दुनिया से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इस बनारस कविता में शुरुआत की है कवि ने वसंत के आने से, कि वसंत किस तरह से उस बनारस शहर में आता है और वहाँ की जो हलचल है वो कैसी होती है। बनारस शहर में श्रद्धा, आस्था और मिथ्या का चलन कैसा है। इन सभी भावों को अपनी बिल्कुल ही आसान और सरल शैली में इस कविता में पिरोया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता का नाम है बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है, लहर तारा या मडवाडी की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो कितने आसान शब्द हैं, बिल्कुल कहीं भी कोई कठिन शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। ये लहर तारा और मडवाडी है, ये दो स्थानों के नाम हैं। कवि कहते हैं कि जब इस शहर में वसंत ऋतु आती है तो उस समय लहर तारा और मडवाड़ी है,
इन दो स्थानों की तरफ से धूल का एक बवंडर उठता हुआ नजर आता है। और वो जब धूल का बवंडर उठता है तो पूरे बनारस में धूल ही धूल हो जाती है। महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। अब देखो यहां शहर का मानवीकरण किया गया है। शहर तो पत्थरों का बना होता है, मकान ज्यादा होते हैं, तो मकानों की जीभ नहीं किरकिराती, दरअसल जीभ इंसानों की किरकिराती है। लेकिन यहां मकानों का मानवीकरण किया गया है। तो ये कवि का कहने का ढंग है कि बनारस शहर की जीभ किरकिराने लगती है, अर्थात पूरा बनारस शहर धूल से अट जाता है। अब आगे क्या कहते हैं कि जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियां। कि जो अस्तित्व में है, जो वहां है, अस्तित्व में है, वो सुख बुगाता है, जागरण करता है, जागरूक है। लेकिन जो नहीं है वो पचकिया फेंकता है। पचकिया का मतलब होता है अंकुरण, यानी कि वो अंकुरित होने की कोशिश करता है, जागरूक होने की कोशिश करता है। यानी जो वहां है, जो अस्तित्व में है, वो जागृत है, जागरूक है, जागरण करता है। लेकिन जो अस्तित्व में नहीं है, अर्थात जो अभी वहां पर नहीं है, वो वहां अभी उसने अंकुरित करना शुरू कर दिया है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। बनारस जाने वाले लोग जब गंगा नदी के किनारे एक दशाश्वमेध घाट है, वहां जब जाते हैं तो वहां पड़े हुए पत्थरों को देखते हैं कि वो पानी से टकरा टकरा करके और मुलायम और चिकने हो गए हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। वहां मंदिरों की सीढ़ियों पर जो बंदर बैठे रहते हैं, उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको काफी दिन से अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनकी चंचलताएं रुक गई हैं। लेकिन अब वसंत आ गया है तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। जैसे ही वसंत आता है लोग वहां आने लगते हैं और वहां भिखारियों के कटोरों का जो निचाट माने बिल्कुल जो खालीपना है वो एकदम से खत्म होने लगता है और उसमें चमक आने लगती है। चमक आने का मतलब है कि उसमें दान दक्षिणा कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। यानी कि वहां लोग आते हैं तो लोगों के आने से भिखारियों के चेहरे पर चमक आती है, भिखारियों को प्रसन्नता मिलती है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? और देखो कितनी सुंदर पंक्ति यहां लिखी है कवि ने कि खाली कटोरों में वसंत का उतरना। वसंत एक ऋतु है, वो एक मौसम है, वो वायुमंडल में उतरती है, लेकिन यहाँ कवि ने उसको कटोरे में उतरना कहा है। कटोरे में उतरने का मतलब है कि जिस तरह की प्रसन्नता वो वसंत ऋतु लेकर आती है, उस तरह की प्रसन्नता उन खाली कटोरों में उतरने लगी है, रुपए के रूप में, उन दक्षिणा के रूप में, जो भिखारियों के मन में प्रसन्नता भरती है। यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। कवि कहते हैं कि यह शहर इसी तरह से भरता है और इसी तरह से खाली होता रहता है। यानी कि लोग यहाँ आते हैं और जाते हैं, लोगों का आने जाना लगा रहता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। अब कवि कह रहे हैं कि अंधेरी गली से लोग रोजाना अनंत शव ले जाते हैं। अनंत शवों को कहने का मतलब है कि यहाँ शव जाते रहते हैं, कोई गिनती नहीं है कितने शव हैं, कोई अंत नहीं है। अंधेरी गली से कहने का तात्पर्य यहाँ है कि लोग अंधकार से जाते हैं उजाले की तरफ। गंगा उन्हें उद्धार का उजाला नजर आता है, वहां प्रकाश नजर आता है। प्रकाश यहाँ दो अर्थों में लेंगे। एक तो वो कि वहां पर चिताएं जलती रहती हैं, वहां दीप प्रज्वलित होते रहते हैं, तो इसलिए वहां पर प्रकाश रहता है। दूसरा ये कि जो मृत आत्मा है उनकी अस्थियों का विसर्जन करके वहां लोगों के मन को शांति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो वहां मोक्ष प्राप्ति होती है। तो चमक का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति भी है। तो लोग कवि कह रहे हैं कि यहां से रोजाना एक अंधेरी गली से
और अनंत शव जाते हैं लोगों के कंधों पर रखे हुए चमकती हुई गंगा की तरफ। उस गंगा की तरफ जाते हैं जहां चमक होती है, अर्थात जहां सबका उद्धार होता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। कवि ने धीरे धीरे शब्द को कई बार प्रयोग किया है और इससे कविता में एक लय बनती है। क्या कहते हैं कवि? देखो, पूरी कविता मुक्त छंद की है। मुक्त छंद का मतलब होता है कि उसमें किसी एक पंक्ति में बराबर के अक्षर नहीं होते हैं। कहीं कोई पंक्ति छोटी है, कहीं बड़ी है, किसी में 2 शब्द हैं, किसी में 4 शब्द हैं। तो मुक्त छंद की कविता है और जो भाषा है वो इसकी खड़ी बोली है और धीरे धीरे 2-2 बार शब्द आ रहा है, लेकिन अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कवि क्या कहते हैं कि इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, कि इस शहर में धूल भी धीरे धीरे उड़ती है और लोग भी धीरे धीरे चलते हैं और मंदिर के घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग यहाँ मातम के कारण, क्योंकि मुर्दे को लेकर आते हैं या मुर्दों की अस्थियां लेकर आते हैं, तो सबको गम होता है और गम में तेज गति में नहीं चला जाता है। लोग चंचलता भरे कदमों से नहीं चलते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं और मंदिर की घंटियां भी धीरे धीरे बजती हैं। शाम धीरे धीरे होती है, शाम भी धीरे धीरे होती है, अचानक एकदम से शाम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लोग देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। कवि कह रहे हैं कि यह धीरे धीरे होना, इनकी सारे कार्य जो धीरे धीरे होते हैं, इसकी जो एक लय है, ये एक सामूहिक लय है। सब लोग ऐसा ही करते हैं। धूल भी धीरे धीरे उड़ती है, यानी यहाँ का जो मौसम है वो भी धीरे धीरे ही चलता है और इसी सामूहिक लय ने इस पूरे शहर को बांधा हुआ है। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसी की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कवि कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं गिरता है और कुछ हिलता भी नहीं है। गिरने और हिलने का मतलब है कि जो परंपराएं पहले से यहाँ चली आ रही हैं, जो संस्कृति चली आ रही है, उसमें से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और हिलने का मतलब है परिवर्तन भी नहीं हुआ है। वो जैसी थी पहले वैसी आज भी है। जो चीज, यानी कि वो जो चीज जहां रखी थी वो आज भी वही है। वो गंगा भी वही है, आस्थाएं भी वही हैं, नाव भी वही है और तुलसीदास की खड़ाऊं भी वहीं रखी है। कुछ भी नहीं बदला है इस शहर में। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। अब कभी कह रहे हैं कि यदि कभी सही सांझ, यानी शाम होते समय यदि आप कभी बिना सूचना के इस शहर में घुस जाओ तो आपको नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। यदि आप बता करके जाएंगे तो आपके पीछे वहाँ के जो पंडे होते हैं, वहाँ जो पुजारी होते हैं, वहाँ और जो तमाम तरह के जो लोगों को कार्यों में सहायता करते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको वहाँ का वास्तविक नज़ारा वो नहीं देखने देंगे। तो जब आप कभी जाओ तो बिना बताए जाओ, बिना सूचना दिए जाओ और फिर देखो वहाँ कैसा नज़ारा नजर आता आपको कि इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। मैंने आपको पहले कहा था कि कविता में कवि ने बिल्कुल आसान सरल शब्द लिखे हैं, लेकिन स्वर बड़ा मुखर होता है, प्रखर होता है कि इसे अचानक देखो, इसकी जो बनावट है बनारस शहर की वो अद्भुत है। कैसे अद्भुत है कि ये आधा जल में है, आधा मंत्र में है और आधा फूल में है। क्योंकि यहाँ यदि गंगा नदी ना होती तो शायद इस बनारस शहर की पहचान भी नहीं होती। तो ये आधा जल में है और आधा मंत्र में है कि यहाँ के लोग मंत्रों का जाप करते रहते हैं। मंत्र यहाँ की जीवन शैली का एक हिस्सा है। यदि मंत्रों का उच्चारण ना हो तो लोगों की यहाँ दिनचर्या खराब हो जाती है। आधा फूल में है, फूलों जैसी खुशबू यहाँ हमेशा महकती रहती है, चढ़ावे चढ़ते रहते हैं। आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कवि कह रहे हैं कि यह आधा शव में है, शव मतलब लाशों में,
मृत शरीरों में, क्योंकि यहाँ असंख्य मृत शरीर गंगा के किनारे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। और आधा नींद में है, यानी कि जब लोग वहां अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तो आधे लोग जागे हुए होते हैं और आधा शहर सोया हुआ होता है। आधा शंख में है, शंख ध्वनियां भी यहाँ गूंजती हैं। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है, यानी यहाँ सब कुछ आधा आधा नजर आता है। आधा मंत्र में है, आधा जल में है और आधा नहीं भी नजर आता है। यानी कि आप एक बार में इसके अधूरेपन को ही देख पाते हैं, इसको संपूर्ण रूप से आप इसको एक बार में नहीं देख सकते। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। कवि कह रहे हैं कि जो है वह खड़ा है, कि जिसने यहाँ की स्थितियों को समझ लिया है, जो यहाँ जमा हुआ है, जिसका यहाँ अस्तित्व है, वो खड़ा हुआ है। वो आज भी इसी बनारस की संस्कृति पर टिका हुआ है, बिना किसी स्तंभ के, उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, अर्थात जिसको यहाँ अभी रमे हुए कुछ वक्त नहीं हुआ है, वो राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, यानी कि राख और रोशनी के सहारे, इस आग के सहारे और इस पानी के सहारे, धुएं के खुशबू के सहारे और आदमियों की प्रार्थनाओं के लिए उठते हुए हाथों के सहारे यहाँ टिका हुआ है। यानी कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मन लग जाता है। आगे क्या कहते हैं कवि कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। कि किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, अलक्षित का मतलब होता है कि जिसको कभी लक्ष्य नहीं किया गया हो या जिसको कभी देखा ना गया हो, कि जिसको कभी हमने लक्ष्य नहीं किया, ऐसे सूर्य को हमेशा से यह बनारस अर्घ्य देता हुआ आया है। अर्घ्य का मतलब होता है सूर्य को पानी चढ़ाना, जिसमें कई तरह के पदार्थ मिले होते हैं। और शताब्दियों से इसी तरह से इस गंगा के जल में यह बनारस अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है। यानी कि गंगा के कारण जो यहाँ आस्था बनी हुई है, जो यहाँ मिथक बने हुए हैं, जो यहाँ श्रद्धा भाव बना हुआ है, उसी एक टांग के सहारे खड़ा हुआ है, उसी पर जी रहा है और पूरी दुनिया से बेखबर है, यानी कि दूसरी टांग से बेखबर है। अर्थात बनारस के बाहर जो कुछ हो रहा है, जो जीवन में प्रगतियां हो रही हैं या जीवन में जो अन्य कार्य हो रहे हैं, ये लोग उनसे बिल्कुल बेखबर है। तो धीरे धीरे देखो कविता कवि ने कहाँ से शुरू की थी और कविता कहाँ खत्म की है। आस्था को भी दिखाया है, लेकिन आस्था में जीवन के डूबते हुए उस अंधकार को भी दिखाया है कि लोग अभी तक वहीं ठहरे हुए हैं, वहां से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। मुर्दे वहां अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं और लोग उन्हीं पारंपरिक रीति रिवाजों में लगे हुए हैं, उन्हीं से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। वे जीवन के अन्य पहलुओं की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बनारस शहर की संस्कृति है, बनारस शहर की जो रीति रिवाज हैं वो आज तक वहां बने हुए हैं, उनमें कुछ भी नहीं बदला है। कवि ने यही दिखाने की कोशिश यहाँ की है। अब आते हैं दूसरी कविता दिशा पर। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी छोटे बच्चे जब किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उन्हें ठीक से नहीं पता होता कि क्या उत्तर देना है, लेकिन वो उत्तर दे देते हैं जैसा उनको समझ में आता है। तो कवि ने उसी उत्तर को आधार बनाया इस कविता का कि बच्चा क्या, यानी कि बच्चे से क्या प्रश्न किया जाता है, बच्चा क्या उत्तर देता है और कवि उसको किस तरह से इस कविता में पिरोते हैं। देखिए कि हिमालय किधर है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। कवि एक बच्चे से पूछते हैं जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है कि हिमालय किधर है। कवि ने ऐसे ही कौतूहलवश पूछ लिया कि हिमालय किधर है। बच्चे ने कहा उधर उधर, उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। बच्चे ने कहा कि उधर उधर, जिधर मेरी पतंग भागी जा रही है, हिमालय उधर है। यानी कि जितना ऊंचा हिमालय है उतनी ऊंची उसकी पतंग उड़ रही है। यहां बच्चे की भावनाएं देखो, बच्चे को नहीं पता कि हिमालय किधर है,
लेकिन उसको इतना पता कि हिमालय ऊंचा है, इसलिए लोग उसको जानते हैं। तो उसकी पतंग भी उतनी ही ऊंची है। उसकी जो मन की पतंग है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे के जो मन की उमंग है वो उतनी हिमालय की बराबरी करना चाहती है। चाहे उसके पास वो पतंग छोटी सी ही है, लेकिन वो बराबरी हिमालय की करती है, जिसे दुनिया ऊंचाई के लिए जानती है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो कवि ने स्वीकार कर लिया कि वास्तव में हिमालय वो नहीं है जो ऊंचा है, हिमालय मन की उमंगों में है। मन की उमंगें ऊंची हैं तो वो भी हिमालय की बराबर विशाल हैं। यदि मन की उमंगें नहीं हैं तो हिमालय भी उनके लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान का बड़े ही सरल ढंग से चित्रण किया है कि बच्चे किस तरह से जवाब दे देते हैं, लेकिन हम जो बड़े लोग हैं वो उनके उस जवाब में भी एक ठीक तरह से अर्थ नहीं लगा पाते और हम अपने तरीके से सोचने लगते हैं। तो बच्चों का अपना नजरिया होता है, बच्चों का जितना अबोध मन होता है वो उस अबोध मन के हिसाब से उत्तर देते हैं। अब बड़ा आदमी समझदार मन के हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। अब आते हैं प्रश्नोत्तरों पर। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न हल करने से पहले हम एक बात समझ लें कि प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ना है। प्रश्न में एक ही प्रश्न है या उसमें दो प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो प्रश्न जितना उत्तर पूछ रहा है आपको केवल उतना ही उत्तर बताना है, उसमें और ज्यादा घालमेल नहीं करनी है। बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है? बनारस में वसंत का आगमन धूल भरी आंधी से होता है। मुडवाड़ी और लहरतारा, इन दो स्थानों की तरफ से आंधी आनी शुरू होती है और पूरा शहर किरकिरा हो जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है उस शहर का, उसका शहर पर? पूरा शहर किरकिरा हो जाता है, अर्थात पूरा शहर धूल से भर जाता है। और क्या प्रभाव पड़ता है? जहां भिखारियों के कटोरे खाली पड़े रहते थे उनमें चमक आना शुरू हो जाता है। बंदरों की आंखों में जो नमी थी वो भी अब गायब होनी शुरू हो जाती है कि उनको भी कुछ मिलने की उम्मीद होती है। वसंत ऋतु के आने पर बनारस में रौनक आना शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? तो मैंने आपको व्याख्या करते समय भी बताया था कि यहाँ जो वसंत है वो कटोरे में नहीं उतरता, वो मौसम में उतरता है, ऋतु बदलती हैं। लेकिन खाली कटोरों में उतरना यहाँ एक प्रतीक है ये। तो कभी यहाँ कह रहे हैं, इसका आशय है कि उन भिखारियों के खाली कटोरों में आमदनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण वसंत ऋतु के कारण जो लोग जैसे प्रसन्न होते हैं, ठीक उसी तरह की प्रसन्नता उन भिखारियों के मन में भी होती है। प्रश्न नंबर 3, बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि ने किस प्रकार दिखाया है? तो पूर्णता और रिक्तता कहाँ कहाँ है? पूर्णता कहाँ है और रिक्तता कहाँ है? पूर्णता यहाँ है कि वो अभी तक अपनी उस प्राचीन संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों और आस्थाओं को ढोते हुए चला आ रहा है। ये पूर्णता है। और यही उसकी रिक्तियां भी हैं कि वो अभी तक इन्हीं में उलझा हुआ है, वो अपनी दूसरी टांग से बेखबर है। अर्थात वो दुनिया के जो दूसरे जीविकोपार्जन के साधन हैं या दुनिया में जो अन्य नया विकास हो रहा है वो उससे बिल्कुल बेखबर है। ये उसकी रिक्तता है। प्रश्न नंबर 4, बनारस में धीरे धीरे क्या होता है? तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न जो जुड़ा हुआ है उसका उत्तर देंगे। धीरे धीरे से कवि शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? तो धीरे धीरे क्या क्या होता है? तो इसमें देखेंगे पहले कविता में कि धीरे धीरे धूल उड़ती है, धीरे धीरे लोग चलते हैं, मंदिर की घंटियां भी धीरे धीरे बजती हैं और शाम भी धीरे धीरे होती है। तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहता है? तो धीरे धीरे से कवि कहने का मतलब है कि यहां पर सभी लोगों की एक लय है कि मातम के कारण लोग अत्यधिक खुशी में नहीं होते हैं, तो उन्होंने अपने चलने का, अपने कार्य करने का एक ढंग बना लिया है कि सभी कार्य उस गम के कारण धीरे धीरे ही होते हैं। चलना भी धीरे धीरे होता है, मंदिर की घंटियां भी उस मातम की अवस्था में धीरे धीरे ही बजती हैं।
अगला प्रश्न, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है? कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो आस्था है, वो सब कुछ यहाँ सामूहिक लय में बंधा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, सही सांझ में घुसने पर बनारस की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी बिना बताए वहां जाएं तो वहां तब आपको असली नज़ारा वहां का दिखाई देगा। तो किन किन विशेषताओं का पता चलता है? वहां पता चलता है कि ये बनारस शहर आधा जल में है और आधा मंत्र में है और आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। और ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। चारों तरफ रोशनी बिखरी रहती है। ये इसकी विशेषता है। प्रश्न नंबर 7, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएं इस कविता में आई हैं उनका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो हमें इसका व्यंजनार्थ का अर्थ समझना कि व्यंजनार्थ क्या होता है। व्यंजनार्थ का मतलब होता है कि किसी बात के माध्यम से किसी दूसरी बात को स्पष्ट करना, यानी कहा कुछ जाए और उस बात का अर्थ कहीं दूसरी जगह जाकर लगे तो उसे व्यंजनार्थ कहा जाता है। उस पंक्ति का सीधा सीधा सरल सरल अर्थ नहीं होता। तो देखो इसमें 2-3 पंक्तियां हैं। एक तो यह है कि खाली कटोरों में वसंत का उतरना, ये, और दूसरी पंक्ति, इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है, एक ये। तो इन दोनों पंक्तियों में क्या व्यंजनार्थ है कि पूरा शहर जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो धूल के कारण पूरा शहर धूल से भर जाता है। और खाली कटोरों में वसंत का उतरना का तात्पर्य क्या है? इसकी व्यंजना है कि भिखारियों की आमदनी शुरू होने से उनमें उनके मन में प्रसन्नता छा जाती है। आगे देखिए, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 है, का, ख, ग। ये जो 3 काव्य पंक्तियां हैं, इनमें देखो काव्य सौंदर्य जब हम किसी भी प्रश्न का बताते हैं तो हमें उसमें 2 पक्ष बताने होते हैं। एक होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य में हम उस कविता का भाव बताते हैं कि उसमें क्या संदेश है, क्या भावार्थ है उसका। और कला पक्ष में उसमें भाषा बताएंगे, उसमें छंद, अलंकार, शब्दार्थ, जो उसमें तत्सम प्रधान शब्दावली है या सहज शब्द प्रभा शैली है, ये बताते हैं। तो पहला यह है धीरे धीरे होना समूचे शहर को यहाँ तक। तो इसका भाव हमने आपको समझा दिया था। इसमें खड़ी बोली है, कला सौंदर्य में लिखेंगे आप, इसमें खड़ी बोली है, सहज और सरल शब्दावली है, संगीतात्मकता है, मुक्त छंद की कविता है और नई कविता है। बनारस शहर की आस्था को प्रदर्शित किया गया है। और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ख, अगर ध्यान से देखो यहां से लेकर के और आधा नहीं है, यहां तक भाव व्याख्या के हिसाब से करेंगे। और इसमें भी वही अलंकार बताएंगे, यानी भाषा खड़ी बोली है, अलंकार, इसमें अनुप्रास भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। अपनी एक टांग पर, यहां से लेकर के बेखबर, इसमें अन्योक्ति अलंकार भी है। अन्योक्ति अलंकार का मतलब है कि कवि यहां पर व्यंजना भी देना चाहता है। तो यहां खड़ी बोली, सहज सरल शब्दावली, संगीतात्मकता है, मुक्त छंद है, ये इनके काव्य सौंदर्य है। अब आते हैं दिशा कविता के प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, बच्चे का इधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? बच्चे का इधर उधर कहना उसके अबोध बाल मन को प्रकट करता है कि बच्चे को ठीक ठीक नहीं पता कि हिमालय किधर है, लेकिन उसको इतना पता है कि वो हिमालय ऊंचा है और उसकी पतंग जितनी ऊंची हो रही है हिमालय भी उतना ही ऊंचा है और उधर ही है। उसके बाल अबोध मन को प्रकट करती है ये उधर 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 शब्द। प्रश्न नंबर 2, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है? प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि
वास्तव में बाल मन को पहली बार समझ पाया और उस बाल मन के माध्यम से मन की उमंगों को पहली बार समझ पाया कि हिमालय भले ही कितना ही ऊंचा हो, लेकिन जब तक मन की उमंगें, मन की इच्छाएं हिमालय के बराबर ऊंची नहीं होंगी, तब तक उस हिमालय के ऊंचा होने का कोई फायदा नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य की अपने मन की इच्छाएं हिमालय से भी ऊंची होनी चाहिए, चाहे वो उसके बराबर ऊंची हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन उसकी इच्छाएं ऊंची जरूर होनी चाहिए। ये इन पंक्तियों का भाव है। शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं, शब्दार्थ इसमें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।